बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए हमारी नेक्स्ट टर्म है इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स बच्चों, जब एक बिजनेस थोड़ा सा पुराना हो जाता है तो उसमें कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है, उसके कुछ सरप्लस फंड्स होते हैं जो बिजनेस अपने बिजनेस में फिलहाल लगाने के मूड में नहीं है, कोई प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट नहीं है या कुछ भी रीजन हो सकता है, तो उसमें से थोड़ा सा पैसा कभी कभी बिजनेस सोचता है मैं किसी दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करके देखूं। जैसे मान लीजिए हमारे बिजनेस का नेम है मॉडर्न एंटरप्राइजेस, तो मॉडर्न एंटरप्राइजेस ये सोचता है कि क्यों ना मैं किसी रिलायंस के शेयर्स के भाव बढ़ रहे हैं, सपोज आयशर कंपनी के पीछे शेयर्स के भाव बहुत बढ़ रहे थे, ऐसा करते हैं हम इनमें से किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगा लेते हैं। रिलायंस के डिवेंचर्स में लगा दिया, आयशर्स के शेयर्स में लगा दिया। तो इस तरह से शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब के बारे में ज्यादा डिटेल में हम जो स्टडी करेंगे वो हम अपने आगे के लेक्चर्स में करेंगे। आज हम सिर्फ ये बात करेंगे कि ये सब सिक्योरिटीज हैं और इन सिक्योरिटीज के अंदर अगर कोई हम किसी कोई बिजनेस पैसा इन्वेस्ट करता है तो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक लाइफ से रिलेटेड है बच्चों। आपने नोटिस किया होगा कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें एनिमल्स को यूज किया जाता है। ओके, जैसे किसी का डेयरी फार्मिंग का बिजनेस है, हमने अपनी आज जो प्रेजेंटेशन उसमें आप ये देख सकते हो विरका कंपनी का एग्जांपल लिया, और यहाँ पे वो मिल्क प्लांट है, डेयरी प्रोडक्ट्स बनाती है ये कंपनी, तो उनको उसके लिए काउस, बफेलोज, एनिमल्स की जरूरत है। तो ये जो एनिमल्स हैं ये इनके क्या हो गए, ये इन्होंने खुद अपने परचेज कर रखे हैं एनिमल्स, तो ये इनके लिए क्या हो गए, ये इनके लाइफ स्टॉक हो गए। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें घोड़ा गाड़ी जिसको आप बोलते हो, कार्टेज में कैरियज के फॉर्म में यूज की जाती है, तो उनमें हॉर्सेस जो होते हैं वो लाइफ स्टॉक का काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में ये जो लाइफ स्टॉक होता है, ये जो एनिमल्स होते हैं, ये बिजनेस की एसेट्स होते हैं। जिस बिजनेस में एनिमल का यूसेज किया जाता है तो एनिमल को हम एक मशीनरी का नेम नहीं दे सकते, इसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, लाइफ स्टॉक। ओके, वो स्टॉक जिसके अंदर लाइफ है। आगे बढ़ते हैं, और जैसे नेक्स्ट पॉइंट है स्टोर्स। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं बच्चों। स्टोर्स, मटेरियल हेल्ड बाय बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन नॉट फॉर रीसेल। स्टोर से कहीं आप वेयर हाउस में ना चले जाइएगा। मटेरियल हेल्ड बाय बिजनेस, बिजनेस कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो बिजनेस यूज करता है, वो आगे सेल नहीं करता। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन नॉट फॉर रीसेल, बिजनेस में वो चीजें कंज्यूम करने के लिए रखी हैं, आगे सेल करने के लिए नहीं रखी। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, अब ये नट बोल्ट्स हैं, ठीक है, हमारी मशीनरीज में छोटे छोटे वो नट बोल्ट्स खराब हो गए, हमने दूसरा नट बोल्ट लगा दिया। या आप ये देखिए पैकिंग मटेरियल्स। ओके, पैकिंग मटेरियल, जब हम किसी भी शोरूम से कुछ खरीद के आते हैं तो हमको जो पैकिंग, जो जिस पैकेट में वो पैक करके देते हैं, तो वो पैकेट नहीं हमको सेल करते, वो सिर्फ उनका एक सपोर्टिव मटेरियल होता है। तो इस तरह से जैसे मशीनरीज के लिए ग्रीसिंग करने के लिए ऑयल रखा, तो इस तरह की जो चीजें होती हैं जो बिजनेस में आगे सेल नहीं की जाती, बिजनेस उनको कंज्यूम करता है, तो इसको हम क्या नेम देते हैं, स्टोर्स। नेक्स्ट टर्म जीएसटी। अब तो ये नेम इतना कॉमन और पॉपुलर हो चुका है, इसको सब बच्चे जानते हैं। थोड़ा सा आज हम बात करेंगे बच्चों, भी पिछले ये लेटेस्ट टैक्स सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया गया है जीएसटी को। इससे पहले हमारे कंट्री में हर चीज के लिए अलग अलग टैक्स देना पड़ता था। अभी जो गवर्नमेंट आई तो उसने ये डिसाइड किया कि हम डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस को पे अलग अलग नहीं लेंगे पब्लिक से टैक्स, हम वन नेशन वन टैक्स के प्रिंसिपल पर काम करेंगे। ओके, तो उसके लिए फिर जीएसटी मींस फुल फॉर्म इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कैलकुलेट किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। और आप देखिए जीएसटी में बच्चों हमारे यहाँ कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरे कंट्री की एक गवर्नमेंट पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस लेती है, और कुछ टैक्सेस जो होते हैं वो हमें स्टेट वाइज देने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई बिलोंग टू हरियाणा, तो आप ये देखिए जो हरियाणा स्टेट के जो गवर्नमेंट के टैक्सेस होंगे
वो मुझे अपने हरियाणा गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से हरियाणा गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आज हम बात कर रहे हैं कि जीएसटी हैज रिप्लेस्ड मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस लिवाइड बाय, लिवाइड मतलब चार्ज्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्सेस लेती थी, बहुत सारे चार्ज करती थी, उनको रिप्लेस करके एक टैक्स बना दिया गया जिसको हम बोलते हैं जीएसटी। सेंट्रल गवर्नमेंट के, आप देखिए, सेंट्रल लेवल टैक्सेस मर्ज्ड इनटू जीएसटी। यहाँ पे हमने हाईलाइट किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन से टैक्सेस हैं जो जीएसटी में मर्ज कर दिए गए हैं। एक्साइज ड्यूटी, सर्विसेज टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सीएसटी बोलते थे इसको पहले। ये तीनों टैक्सेस अब खत्म कर दिए गए हैं। इसकी जगह पे क्या हो चुका है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी ये टैक्सेस का पैसा, रेवेन्यू, तो अब ये टैक्सेस किस में इंक्लूड कर दिए गए हैं, जीएसटी में। इसके बाद हम स्टडी कर रहे हैं स्टेट लेवल ने अपनी जीएसटी कौन कौन से टैक्सेस हैं जो स्टेट लेवल लेती थी और उनको अब वो वैनिश करके, खत्म करके, अब उनको जीएसटी में मिला दिया गया है। अब उसकी जगह एक जीएसटी ली जाती है। कौन से, ये जो मेन 6 टैक्सेस हैं जो खत्म कर दिए गए हैं बच्चों। ऑक्ट्राई एंड एंट्री टैक्स, आपने घरों में ये वर्ड सुना होगा, चुंगी, तो इसके लिए एक ऑक्ट्राई एंड एंट्री टैक्स होता है। परचेज टैक्स था, एक एंटरटेनमेंट टैक्स था, मूवीज देखते थे उसके ऊपर लगता था ये एंटरटेनमेंट टैक्स। वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, ये बात आपने वर्ड आपने वैट सुना होगा जरूर। लग्जरी टैक्स, कोई जो लग्जूरियस प्रोडक्ट्स खरीदे जाते हैं उन पे। टैक्सेस ऑन लॉटरी, लॉटरी इनकम के ऊपर कोई टैक्सेस, इन सभी टैक्सेस को मिलाकर एक जीएसटी बना दी गई है। तो ये स्टेट लेवल के टैक्सेस थे। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी इज पेड एट द टाइम ऑफ परचेजेस एंड कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल्स। तो जीएसटी हम पे किस वक्त पे करते हैं स्टूडेंट्स, जब हम कोई गुड्स परचेज करते हैं। सपोज आई एम होलसेलर, आई एम बाइंग द गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेलिंग इट टू रिटेलर। तो मैं मैन्युफैक्चरर के, जब मैं परचेज करूंगी मैन्युफैक्चरर से, तो उस वक्त पे मैं जीएसटी को पे करूंगी, और जब मैं उसे आगे रिटेलर को सेल करूंगी तो मैं वो टैक्स कलेक्ट कर लूंगी। जनरली क्या होता है, ये बात आप भी जानते हैं, परचेज की वैल्यू जनरली कम होती है और सेल की वैल्यू ज्यादा होती है। तो मैं टैक्स मैंने पे कम किया, कलेक्ट मैंने ज्यादा किया, तो जो डिफरेंस मैंने ज्यादा कलेक्ट किया है वो मुझे गवर्नमेंट की ट्रेजरी में डिपॉजिट कराना होगा। वो मैं खुद नहीं रख सकती, वो गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट को ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक बड़े ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं, और आपकी जो पीपीटीज हैं आगे, वो कहीं ना कहीं हमारी अब जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इससे रिलेट करेंगे। ठीक है, छोटी टर्म्स खत्म हो गई जीएसटी पर, आगे अब बड़ी टर्म्स, फिर इंपॉर्टेंट लेक्चर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर शुरू हो गया। अभी तक की जो मैंने बीच में छोटी छोटी टर्म्स कराई थी, सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, स्टोर्स, इन्वेस्टमेंट्स, लाइफ स्टॉक, ये जनरली पेपर में 1 मार्क के लिए आती है, क्योंकि अब एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता, तो टीचर्स कई बार 3 मार्क्स का 2 पॉइंट्स दे देते हैं, 1.5 हो जाता है, या 4 मार्क्स का क्वेश्चन दे देते हैं तो 2+2 कर सकते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता स्टूडेंट्स अलग से। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि जो ये टर्म्स हैं, ये 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारी अगली टर्म है रिसीव्स। रिसीव्स क्या होती है, पैसे का आना, अमाउंट विच इज कमिंग इन द बिजनेस इज कॉल्ड रिसीव्ड, पैसा आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड 2 टर्म स्टडी करेंगे रिसीव से रिलेटेड, कैपिटल रिसीव्स, रेवेन्यू रिसीव्स। ओके, तो आइए, कैपिटल रिसीव्ड और रेवेन्यू रिसीव्ड। कैपिटल रिसीव्स आर शोन इन generally, not always. Capital receipts are generally shown in the liability side of the balance sheet. मैंने पहले भी बताई थी कि जो बैलेंस शीट होती है उसकी 2 साइड्स होती है। लेफ्ट हैंड साइड, याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटी, लेफ्ट से में भी एल है और लाइबिलिटी में भी एल है, तो लाइबिलिटी याद रखिएगा। और राइट हैंड साइड पे आता है हमारा एसेट साइड, लाइबिलिटीज आती है लेफ्ट पे और एसेट्स आती हैं राइट साइड पे। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए, और कैपिटल किधर आएगी, व्हाट इज द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब बताइए, एसेट एक तरफ, लाइबिलिटीज और कैपिटल एक तरफ। तो आगे बढ़ते हैं, ये जो कैपिटल रिसीव्स होती हैं ये कहाँ पे आती है, लाइबिलिटीज में। लेकिन अभी तक मैंने आपको ये डिफरेंस नहीं बताया कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलिए आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए डिफरेंस जानना कैपिटल रिसीव्स और रेवेन्यू रिसीव्स का, क्योंकि हम जो आगे अकाउंटेंसी में न्यूमेरिकल्स करेंगे
तो ये बहुत ज्यादा, ये डिफरेंस जब तक हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। यस, अब देखिए, इसको बाद में देखेंगे, पहले हम इन दोनों बुलेट्स को देखते हैं। स्टूडेंट्स प्लीज सी, अमाउंट रिसीव्ड एज लोन, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स। ओके, सबसे पहले बिजनेस में क्या लगाया जाता है? कैपिटल, तभी तो बिजनेस स्टार्ट होता है। तो ये कैपिटल कहाँ पे होती है? बैलेंस शीट में कहाँ आती है? लायबिलिटी साइड में। ओके, एंड सिमिलरली, अच्छा अब बताओ ये कैपिटल, अब ये नाम में ही कैपिटल है, तो ये कैपिटल रिसीप्ट हुई है, रेवेन्यू रिसीप्ट हुई? कैपिटल रिसीप्ट। क्योंकि आपको एक बेसिकली जो बात समझनी है, क्या है कैपिटल रिसीप्ट और रेवेन्यू रिसीप्ट में डिफरेंस? रेवेन्यू रिसीप्ट का मतलब होता है रोज आने वाली, डेली बेसिस पे, फ्रीक्वेंटली, बार बार, रेगुलर नेचर पे आने वाला पैसा। और कैपिटल रिसीप्ट का मतलब वंस इन अ वाइल, वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ वाइल, कभी कभार आने वाला पैसा। सबसे पहले ये डिफरेंस अगर आपको समझ आ गया तो बात समझ में आ गई। आई रिपीट, क्या बोला मैंने? रेवेन्यू रिसीप्ट मतलब रेगुलर, बार बार आने वाला पैसा, और कैपिटल रिसीप्ट कभी कभार आने वाला पैसा। तो आगे देखिए, अब बिजनेस में जब कैपिटल लगाएगा प्रोप्राइटर, तो क्या रोज लगाता रहेगा? कभी कभार लगाएगा। आय लगाइए, हो सकता है साल बाद लगाए, 5 साल बाद लगाए। ओके, अब जो मतलब ये आय लगाइए, कल फिर लगाई, परसों फिर लगाई, ऐसा तो नहीं होगा ना। अमाउंट रिसीव्ड एज लोन, अब बैंक से जब हम लोन ले रहे हैं या किसी फ्रेंड रिलेटिव से लोन लेते हैं, तो हम क्या रोज लोन लेंगे? हमने 4 आज 4 अप्रैल है, उसको लोन लिया, 10 अप्रैल को लोन लिया, 20 अप्रैल को लोन लिया, 21 को फिर थोड़ा सा लोन ले लिया, ऐसे नहीं होता। यू नो वेरी वेल, हमने आज लोन लिया है, अब हम हो सकता है 2-4 साल अब हम लोन लेने की कैपेसिटी में नहीं है, ना हम लेंगे और ना कोई हमको देगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि चाहे हम बैंक से लोन लें, चाहे फ्रेंड रिलेटिव से लोन लें, ये हमारी कैपिटल रिसीप्ट है। ये पैसा हमारे बिजनेस में आ तो रहा है लोन की फॉर्म में, लेकिन ये रोज रोज नहीं आता, कभी कभार आता है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? रेवेन्यू रिसीप्ट या कैपिटल रिसीप्ट? कैपिटल रिसीप्ट। तो आगे बढ़ते हैं। अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मैंने अभी अभी ये जो 2 एग्जांपल लिए, ये कहाँ आते हैं? जो लोन का पैसा, ये कहाँ पे आएगा? लायबिलिटी में। लेकिन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कैपिटल रिसीव्स का, लेकिन वो लायबिलिटीज में नहीं आता, वो एसेट साइड में माइनस हो जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? कैश में प्लस हो जाता है और उस एसेट में से माइनस हो जाता है। मैं एग्जांपल से ही समझा पाऊंगी आपको। बस लायबिलिटीज में नहीं आता, लेकिन होता कैपिटल रिसीव्ड है। कैसे? अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब मान लीजिए बच्चों, मेरे पास एक लैंड, जब हमने अपनी फैक्ट्री लगाई थी, तो हमने 2000 स्क्वायर यार्ड्स में जगह खरीद ली थी कि हम 2000 गज में फैक्ट्री लगाएंगे। हमने लैंड खरीद ली। जब हम फैक्ट्री की हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, आर्किटेक्ट को बुलाया और सारा हमने अपना बजट बनाया और अपनी रिक्वायरमेंट देखी। एक बार तो हमने 2000 गज जगह इकट्ठी खरीद के रख ली। फिर हमने नोटिस किया कि हमारे को अब भी इतनी ज्यादा लैंड की जरूरत नहीं है। हमारी फैक्ट्री बहुत अच्छा, हमारे को आर्किटेक्ट ने कहा कि मैं 1000 गज में आपको फैक्ट्री खड़ी करके दे सकता हूँ, 1500 गज की चलो बना लेते हैं। 500 गज हमने कहा कि अभी ऐसे ही प्लॉट पड़ा रहे, फैक्ट्री के साथ एडजॉइनिंग प्लॉट पड़ा रहे। ठीक है, बिजनेस चल निकला, सब कुछ हुआ। हमने देखा कि आने वाले 20 साल में हमको, 20-30 साल कितना मर्जी हम बिजनेस बढ़ा लें, ये 500 गज जगह की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारा बिजनेस इसी एरिया में ही बहुत अच्छा काम कर जाएगा। तो अब आप मुझे बताओ हमें क्या करना चाहिए? आप कहेंगे मैम, वो जो 500 गज जगह पड़ी है उसको बेच दो, और मार्केट में डिमांड है हमारी फैक्ट्री के साथ, अच्छी हमारी फैक्ट्री चल रही है, तो ऑफ कोर्स चलिए हम उस 500 गज जगह को बेच देते हैं। वो लैंड थी, हमारी लैंड एंड बिल्डिंग थी। हमारी बैलेंस शीट में एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग नाम की एक एसेट दिखाई थी, उसमें हमने वो 2000 गज जगह की वैल्यू दिखा रखी थी। 2000 गज जगह की वैल्यू सपोज हमने दिखाई हुई है स्टूडेंट्स, मान लो 2 करोड़। उसमें से हमने 500 गज जगह 50 लाख रुपए की सपोज हमने सेल कर दी। तो अब हमारी जो पैसा सेल किया, 50 लाख, 50 लाख रुपीस हमारे बिजनेस के अंदर आ रहा है। वो हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट है या कैपिटल? रेवेन्यू रिसीप्ट का क्या मतलब है? बार बार आने वाला पैसा। कैपिटल की कभी कभार। ऑफ कोर्स हमने लैंड बेची है, रोज तो नहीं बेचेंगे। ये हमारी कौन सी हुई? कैपिटल रिसीप्ट।
लेकिन ये लाइबिलिटीज में नहीं दिखाई जाएगी। एसेट्स में से जो हमारी लैंड एंड बिल्डिंग हमने 2 करोड़ की दिखाई थी, उसमें से 50 लाख की माइनस होकर क्या दिखाई जाएगी, 1 करोड़ 50 लाख के पीछे रहेगी। और 50 लाख जो हमारा कैश आया उसको अगर हमने बिजनेस में लगा दिया तो वो हमारे कैश में प्लस हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आइए ये मैंने बता दिया आपको कहाँ दिखाया जाता है। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू रिसीव्स की। रेवेन्यू रिसीप्ट के ऊपर फोकस करते हैं, जो पैसा बार बार आता है, रेगुलर बेसिस पे बिजनेस में आ रहा है। रेवेन्यू रिसीप्ट, मनी रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। सबसे पहले सबसे मेन, बिजनेस कोई भी हो, बच्चों तुम्हारा हो मेरा हो, तुम्हारे रिलेटिव का हो मेरे रिलेटिव का हो, XYZ किसी का हो, अंबानी का हो, किसी का भी हो, बिजनेस का सबसे बड़ा सोर्स रेवेन्यू रिसीप्ट का क्या होता है, गुड्स सेल करना। अगर किसी की ट्रांसपोर्ट एजेंसी है तो सर्विस सेल कर देगा। कहने का मतलब गुड्स और सर्विसेज सेल करके, मेन हम गुड्स की बात करते हैं, तो गुड्स को सेल करके जो पैसा आता है उसको हम कौन सी रिसीव, और गुड्स हम एक दिन सेल करेंगे, अब इसके बाद हम एक साल नहीं करेंगे, अगले साल करेंगे, ऐसा नहीं होता। हम गुड्स रोज सेल करते हैं, डेली बेसिस पे, जब ऑर्डर आएगा गुड्स सेल करेंगे। एक दिन में 20 ऑर्डर भी आ सकते हैं, 2-3 दिन हो सकता है कोई ऑर्डर ना आए, 3-4 दिन बाद दोबारा ऑर्डर आ जाएगा। कहने का मतलब रेगुलर बेसिस पे ऑर्डर्स आते रहेंगे, हम गुड्स को सेल करते चले जाएंगे, और इससे जो पैसा आएगा माय डियर स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीप्ट। व्हाट इट, सबसे मेन सोर्स। इसके अलावा हमारे पास कुछ और रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। अभी अभी हमने एक बात की थी, हमने अपने इन्वेस्टमेंट से, मैंने आज की अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट किया था, हमने डिवेंचर्स खरीद लिए। डिवेंचर्स एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसके ऊपर हमको इंटरेस्ट की इनकम होती है। अगर आज मैंने किसी कंपनी के, मॉडर्न एंटरप्राइजेस हमारी फर्म का नेम है, और हमने रिलायंस के डिवेंचर्स खरीदे, तो रिलायंस हमको क्या करेगा, इंटरेस्ट देगा। वो इंटरेस्ट क्या है, हमारी इनकम है। ओके, क्योंकि हमने बिजनेस के पैसे को बाहर की सिक्योरिटीज में लगा दिया, वहां से जो इनकम आई वो हमारी क्या होगी, इंटरेस्ट इनकम। और इंटरेस्ट जनरली इंडिया जैसे कंट्री में 6 मंथ्स के बाद इंटरेस्ट दिया जाता है, लेकिन कभी कुछ केसेस में 1 ईयर के बाद भी दिया जाता है, लेकिन इससे लेट नहीं होता। तो 3 मंथ्स पे भी मिल सकता है इंटरेस्ट, हमें 6 मंथ्स पे मिल सकता है, यानी ये बार बार मिलता रहेगा इंटरेस्ट जब तक हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे रखेंगे। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड बच्चों ऐसा होता है, ये हम रियल लाइफ में बहुत ऑब्जर्व किया है हम लोगों ने, कि अब क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारा बिजनेस मार्बल्स का है, सपोज अभी राजस्थान में मार्बल्स का बिजनेस है हमारा फॉर एग्जांपल। अब क्या होता है कि हम हर इटालियन मार्बल, टर्की का मार्बल, ये मार्बल, वो मार्बल, 50 वैरायटीज, हम सारी वैरायटी नहीं रख पाते। हमारा अपनी कुछ प्रोडक्ट्स में स्पेशलाइजेशन होता है, तो उसमें कई बार क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्डर्स आ जाते हैं जो हमारे पास नहीं होते, तो लेकिन नॉर्मली बिजनेस अपने उन कस्टमर्स को जाने नहीं देता। उसमें एक तो रेपुटेशन कम होती है कि इनके पास तो था ही नहीं, चलो जी बाहर निकलो कहीं और जगह, हो सकता है हमारे कॉम्पिटिटर के पास चला जाए। तो हमारे क्या होता है कि हम अपने जो मिलते जुलते प्रोडक्ट्स जो हम नहीं रख पाए, वो हमारे किसी के साथ टाई अप्स होते हैं। हम उनको कहेंगे आइए हम आपको अपने दूसरे गोडाउन से ले देते हैं, वो हमारा गोडाउन नहीं होता, वो हमारे किसी फ्रेंड का गोडाउन होता है। वहां जाके उसको वहां पे वो दिखा दिया सामान, अपने फ्रेंड के गोडाउन पे ले गए, उसको सामान दिखा दिया, पसंद कर दिया, उसके बाद जो सेल हुई, परचेज हुई, वो उन्होंने आपस में कर ली, और उसको लेके जाने वाले कौन थे, हम। बदले में हमको क्या मिल गई, कमीशन। तो ये बिजनेस का रूटीन फीचर है, रेगुलर बेसिस पे ऐसी कमीशन आती रहती है, दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीप्ट। तो आगे बढ़ते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म, एक्सपेंडिचर। ठीक है, मैंने पिछले कुछ सालों के सभी स्कूल्स के पेपर्स देखे हैं, मुझे इस टर्म के को टच के बिना पेपर्स दिखाई नहीं देते। तो कहने का मतलब यह है कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। चलो पेपर में आना ना आना एक बात की बात है, इसके बिना हम अपने कॉन्सेप्ट से नहीं क्लियर कर सकते। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। एक्सपेंडिचर, any type of payment made to get any benefit for the business। बिजनेस के बेनिफिट लेने के लिए अगर हम कोई भी पेमेंट कर रहे हैं, बिजनेस के लिए हम कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं और हम कोई पेमेंट कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हम आज ही बात करेंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर बात इस स्टेज पर नहीं की जा सकती।
ये बहुत आगे के चैप्टर्स का टॉपिक है, इसको हम आगे चलकर ही बात करेंगे। इसके अलावा अब ये जो डेफिनेशन में लिखा है इसको पहले मैं अलग से समझाना चाहूंगी। एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स डिसबर्समेंट ऑफ कैश, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इनकरिंग ऑफ लायबिलिटी। मैम बड़ी मुश्किल है, लाइन समझ नहीं आती, मैं एग्जांपल देती हूँ, 1 मिनट में समझ आएगा। देखो बच्चों, डिसबर्समेंट का मतलब होता है पेमेंट ऑफ कैश, ठीक है, डिसबर्समेंट ऑफ कैश, पेमेंट ऑफ कैश। अब देखिए मैंने मैंने एक मशीनरी खरीदी, क्या किया, कैश पे कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, डिसबर्समेंट ऑफ कैश। मैंने एक अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे किया, तो क्या हुआ, कैश चला गया, डिसबर्समेंट ऑफ कैश, पेमेंट ऑफ कैश। जब भी हमने कैश पे किया बच्चों, वो हमारा एक्सपेंडिचर है। हमने कैश पे क्यों किया है, हमने क्यों पे, ताकि हम कोई बेनिफिट उठा सकें, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सपेंडिचर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए दूसरी बात हो गई इनकरिंग लायबिलिटी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मैं बाद में समझाऊंगी, इनकरिंग लायबिलिटी पहले इसको समझिए। कभी कभी ये भी तो होता है हमारे पास पैसे नहीं है, हम बाद में देंगे पैसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने एम्प्लॉय को कहा कि अभी मेरी फाइनेंशियल पोजीशन 2 मंथ्स के लिए थोड़ी सी ठीक नहीं है, बिजनेस में कैश का क्रंच चल रहा है, हम आपको 3 महीने की सैलरी अगले महीने एक साथ पे कर देंगे। तो एम्प्लॉयज समझते हैं, कहते कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं कभी कभी। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने उनको सैलरी कैश में पे नहीं की, मैंने क्या किया, मेरे ऊपर एक लायबिलिटी आ गई, इनकरिंग अ लायबिलिटी। सैलरी आउटस्टैंडिंग हमने पहले डिस्कस किया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब एक चीज है हमने पैसे दिया और ले लिया, डिसबर्समेंट ऑफ कैश। एक में हमने यहाँ पैसे नहीं दिए, हमारे ऊपर लायबिलिटी आ गई। अगर हमने पैसे दिए और बेनिफिट उठा लिया, एसेट खरीद ली, वो एक्सपेंडिचर है। हमने सैलरी पे की या कोई एसेट परचेज की, लेकिन अभी हमने उसका पेमेंट नहीं किया, हमें करना तो पड़ेगा, वो भी हमारा एक्सपेंडिचर है। आपने पैसे दे दिए, आपने पैसे नहीं दिया, आपने उधार पे ले ली, क्रेडिट पे ले लिया, आपके ऊपर एक्सपेंस आ गया, वो भी आपका एक्सपेंडिचर है। अब बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की। इसके लिए मुझे एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, तब समझ आएगा। कभी कभी ना तो हम कैश देते हैं, ना हम अपने ऊपर कोई लायबिलिटी चढ़ाते हैं, कुछ डिफरेंट होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अब इसमें एक थोड़ा सा यूनिक एग्जांपल बच्चों, मान लेते हैं मेरे को एक शोरूम की जरूरत है हार्ट ऑफ द सिटी में, ठीक है। उस शोरूम की वैल्यू, इमेजिनरी एग्जांपल, 5 करोड़ रुपीस है। जो शोरूम मैं चाहती हूँ, जो मुझे पसंद आ रहा है, वो 5 करोड़ रुपीस का है। अब बिजनेस से मैं 5 करोड़ रुपया कैश नहीं निकाल पा रही, शोरूम मुझे चाहिए, और मैं लोन्स भी नहीं लेना चाह रही, बहुत बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, मैं भी लोन लेने का मन नहीं है मेरा बिल्कुल भी। मेरे पास एक लैंड पड़ी है थोड़ा सा रिमोट में जाके, ठीक है, रिमोट एरिया में लैंड पड़ी है, पर वो लैंड बहुत बड़ी है, शोरूम से काफी बड़ी है, लेकिन रिमोट एरिया में है। मेरा शोरूम तो उस रिमोट एरिया में नहीं चलने वाला कि मैं वहां पे जाके शोरूम स्टार्ट कर लूं। तो प्रॉपर्टी डीलर से जब बात की गई, तो उसने बाय चांस हमें एक ऐसी पार्टी हमारे सामने आ गई, उन्होंने कहा कि आप 300 गज का शोरूम ले रहे हो 5 करोड़ का, आपकी वहां पे 3000 गज जगह पड़ी हुई है रिमोट एरिया में, उसकी वैल्यू भी 5 करोड़ ही बैठ रही है। दोनों पार्टीज को कहा आपस में डील कर लो, एक्सचेंज कर लो, डीलर अपनी कमीशन ले लेगा जो भी है। तो क्या हुआ, हमने क्या किया, आपस में एक्सचेंज कर लिया, मैंने शोरूम ले लिया, लैंड छोड़ दी, ठीक है। तो अब आप देखिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, हमने क्या किया बताइए, हमने अपनी प्रॉपर्टी दे दी और शोरूम खरीद लिया। तो क्या मेरा शोरूम फ्री में आ गया, पहले मुझे बताइए। नहीं, मेरे शोरूम पे, जो मेरा शोरूम है, क्या फ्री है, कोई पैसा नहीं लगा, मेरी 5 करोड़ की लैंड चली गई बच्चों, तो इसका मतलब वो भी मेरा एक्सपेंडिचर है। क्लियर होगी बात। चलिए अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर के टाइप्स की। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम डिस्कस करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर,
कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको समझे बिना आपका अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो सकता। इसमें देखिए, जैसे मैंने कैपिटल रिसीप्ट और रेवेन्यू रिसीप्ट में बताया, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ बार बार कभी कभार होने वाला खर्चा। आई रिपीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब कभी कभार होने वाला खर्चा, जैसे कैपिटल रिसीप्ट का उल्टा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब रेगुलर बेसिस पे होने वाले खर्चे, बार बार होने वाले खर्चे, रेकरिंग नेचर के, री प्लस अकरिंग, रेकरिंग नेचर एक्सपेंस, बार बार होने वाले खर्चे। जब मैंने टर्मिनोलॉजी यूज की एक्सपेंडिचर का मतलब कि पैसा गया, खर्चा हो गया, वहां पे हमने ये नहीं देखा किस पे हुआ, बार बार वाला है, कभी वाला है, ये नहीं सोचा। अब हम डिस्टिंक्ट कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कभी कभी होने वाला एक्सपेंस, अमाउंट स्पेंट ऑन परचेज। और कभी कभी होने वाला हमारा मेन खर्चा कौन सा होता है बिजनेस में? हम बिजनेस में मेन कभी कभी हमारा खर्चा होता है एसेट्स के ऊपर, लैंड खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, मशीनरी खरीदी, फर्नीचर खरीदा, व्हीकल खरीदा, ये हमारे कौन से एसेट, ये कौन से एक्सपेंडिचर हुए? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, एग्जाम्पल्स हमने बताया, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर की एग्जाम्पल है। पिक्चर में आप देख सकते हैं व्हीकल खरीद रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारी एसेट की वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। अच्छा, कभी कभी हम खरीदते नहीं है, हम कुछ और काम करते हैं। हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया था बच्चों, आज से 5 साल पहले, छोटी सी ऐसे ही हमने शेड सा बना के फैक्ट्री शुरू कर ली थी। देखो भाई बिजनेस चलता है नहीं, 5 साल में भगवान की कृपा से हमारे बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर गया, बहुत राइज कर गया। अब हम क्यों शेड में ऐसे टेम्परेरी से शेड में क्यों बैठे? प्रॉपर फैक्ट्री लगाते हैं, शेड गिराओ, पूरी प्रॉपर पक्की बिल्डिंग बनाते हैं, हाईटेक मशीन्स लगाते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया बच्चों? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स। अब हमारी एसेट, वो जो पहले हमारी बिल्डिंग थी उसकी वैल्यू कम थी, अब हमारी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई। तो जो हमने खर्चे किए हैं इस साल अपनी बिल्डिंग पे, वो हमारा क्या हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अमाउंट स्पेंड टू टेक बेनिफिट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे जो हम खर्चा करेंगे उसका बेनिफिट हमें लंबे टाइम तक मिलेगा। ओके, चलिए, हमने अगर लैंड खरीदी है लॉन्ग टाइम, मशीनरी खरीदी है लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट लेंगे, शोन इन। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का सीधा सीधा बात करूं तो इसको हम बोल देते हैं हमने एसेट परचेज की। शॉर्ट में हम यही बोलेंगे आगे चल के अकाउंट्स में, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ने एसेट परचेज कर ली। ठीक है, तो इसलिए इसको फिर अगर एसेट परचेज किया तो दिखाएंगे कहां? बैलेंस शीट में, ऑफ कोर्स एसेट साइड में। नेक्स्ट, इंक्रीजेस अर्निंग कैपेसिटी। बच्चों, अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है कैसे? आप एक बात देखिए, मान लीजिए हमने जैसे भी काम में अपनी बिल्डिंग पहले टेम्परेरी सा जुगाड़ किया हुआ था, अब हमने एक बहुत हाईटेक मशीन्स लगा ली, तो हमने इसका मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, उससे क्या हुआ? हाईटेक मशीन लगाने से हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। आई थिंक पॉइंट इज क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अमाउंट स्पेंड फॉर डे टू डे रनिंग ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस को रोज चलाने के लिए हमारे खर्चे होते हैं। अमाउंट स्पेंड टू टेक बेनिफिट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इसका, इस पे जो हम पैसा खर्च करेंगे उसका बेनिफिट हमें थोड़ा टाइम मिलेगा। हमने रेंट पे कर दिया, अरे भैया मैक्सिमम कितना रेंट पे कर दोगे? 3 मंथ्स का रेंट पे कर दोगे, 6 मंथ्स का, तो अरे बड़ी हिम्मत करोगे तो 1 ईयर का रेंट पे कर दोगे, 20 साल का रेंट नहीं इकट्ठा पे कर दोगे, या 10 साल का नहीं पे कर दोगे। तो इसका मतलब 1 ईयर तक के लिए मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। इस तरह से जो हम पैसा, जो भी हम स्पेंड करते हैं। शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट आपके लिए इस स्टेज पर अभी आपको नहीं पता, हमारे आगे के चलकर मेन अकाउंट्स बनते हैं। 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके 3 मेन पार्ट है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें पता चलता है बनाकर हमें बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो इस, ये सब चीजें इस स्टेज पर तो पॉसिबल ही नहीं है आपको बताना, एक रफ मीनिंग मैंने आपको बता दिया। शोन इन ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, तो ये इस तरह के जो खर्चे होते हैं वो बैलेंस शीट के एसेट्स में नहीं आएंगे, हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं और उससे हम कैलकुलेट करते हैं हमें कितना प्रॉफिट हुआ एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर। मेंटेन अर्निंग कैपेसिटी, इससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होती बिजनेस की, लेकिन मेंटेन रहती है। जैसे मशीन, बच्चों एक बड़ा प्यारा एग्जांपल, मशीनरी खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके, अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी। अब उस मशीनरी को चलाने के लिए हमको उसकी बीच में रिपेयर करानी पड़ती है, सर्विसिंग करानी पड़ती है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कौन से एक्सपेंडिचर में इसको हम क्या कहेंगे?
हमारी अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन्ड रहती है, ठीक है। तो ये चीज हमने एग्जांपल लिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, रेंट पे किया, सैलरी पे की, रिपेयर पे किया, रिपेयर के लिए पे किया। आपने बच्चों सिंपल सा बिजनेस के लिए कार खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हीकल एसेट, बैलेंस शीट के एसेट में आएगा। आपने बिजनेस के उस कार को चलाने के लिए अब आपको बार बार फ्यूल यूज करना है, पेट्रोल डीजल जो भी है वो डलवाओगे, उस कार को सर्विस करानी पड़ती है। 2-3 सर्विस तो कंपनी दे देगी फ्री में, बाकी आपको खुद अपने पैसों से करानी पड़ती है। इंश्योरेंस कराना पड़ता है उस गाड़ियों का, और उनकी रिपेयर वगैरह आ जाती है। तो इस तरह के जो रोज वाले खर्चे हैं इनको हम कौन सा कहेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका बेनिफिट हमें थोड़े टाइम के लिए ही मिलता है। चलिए, तो स्टूडेंट्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक ऐसा प्रेजेंटेशन है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी कि अभी आप ये देखिए कि मैंने आपको एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप देखिए कि मैंने यहाँ पे एक आपको बहुत एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये देखो जो हमने ये रखा है अभी कैपिटल, ऐसे ही हमने कैपिटल का बताया, एग्जांपल्स बताया, ये और ये कंटेंट से आपका डिफरेंस का क्वेश्चन ऑटोमेटिकली कवर हो गया, उसके लिए आपको अलग से डिफरेंस लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक और रहेगा एक्सपेंस इनकम, तो उसके बाद हमारा टर्मिनोलॉजी का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय।